Hi Uchawadi, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So very warm welcome 11th चैनल शिप्रा मिश्रा पे, क्योंकि ये आपका इस सेशन का पहला वीडियो होने वाला है और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। तो फटाफट से खुशवंत सिंह ओपी कर दीजिए चैट बॉक्स में। ये एक ऐसा रिचुअल है जो मैं हमेशा करवाती हूँ हर चैप्टर के साथ में, ताकि से आपको ऑथर का नाम याद रहे। बहुत सारे लोग ऑथर के नाम पर इतना इम्फोसाइज नहीं करते हैं, बट ट्रस्ट मी, जब आपको आंसर्स डेवलप करने होते हैं उस डेवलपमेंट फेज में ऑथर का नाम, टाइटल, थीम, ये सारी चीजें काफी ज्यादा काम आती हैं। सो ऑथर का नाम है खुशवंत सिंह एंड वही हमारे नरेटर भी रहने वाले हैं। जैसे कि ऑलरेडी आपके चैप्टर का टाइटल कहता है कि एक पोर्ट्रेट होने वाला है एक लेडी का। ये लेडी और कोई नहीं, खुशवंत सिंह जी की ग्रैंड मॉम होने वाली है और वो उनका पोर्ट्रेट जो है वो यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। अब वो एक्चुअली यहाँ पर स्केच नहीं करने वाले हैं उनका पोर्ट्रेट, बट कहीं ना कहीं हमें अपने वर्ड्स के थ्रू बताने वाले हैं कि उनकी ग्रैंड माँ कैसी थी। जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तब भी वो शुरुआत में भी यही कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मॉम वैसी ही थी जैसे कि दुनिया की हर ग्रैंड मॉम होती है। तो एकदम दुनिया की हर ग्रैंड मॉम जैसी ही थी मेरी ग्रैंड मॉम। अगर आप उन्हें देखोगे तो पूरा फेस उनका रिंकल था। वो ऐसा लगता था जैसे वो इतनी ओल्ड हो चुकी हैं कि बस अब इससे ज्यादा और ओल्ड वो नहीं हो सकती। मैं 20 साल से उन्हें वैसे का वैसा ही देख रहा था। अब यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि किस तरीके से ग्रैंड मॉम्स ऐसी ही होती हैं और उनकी ग्रैंड मॉम भी एग्जैक्टली किसी भी ग्रैंड मॉम जैसी ही दिखती थी। इतने में वो हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि ये सोचना भी कि उनकी ग्रैंड मॉम कभी यंग या प्रिटी हो सकती है, वो थॉट उनके लिए रिवोल्टिंग था। उनका तो ये मानना था कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि उनकी ग्रैंड मॉम कभी यंग या प्रिटी रही हो। और इनफैक्ट लोग तो ये भी कहते थे कि उनका एक हस्बैंड भी था, जो कि उनको बिल्कुल मानने को मतलब वो उनको मंजूर ही नहीं होता था कि उनका एक हस्बैंड भी रहा होगा। वो हमेशा से अपनी ग्रैंड मॉम को वैसे ही देख रहे थे। 20 साल हो गए थे उन्हें वैसे ही अपनी ग्रैंड मॉम को देखे हुए, अकेले और इतना बूढ़ा और इतना रिंकल्ड फेस के साथ में, कि उनके लिए ये बिलीव कर पाना कि वो कभी यंग या प्रिटी रही होंगी एकदम रिवोल्टिंग था। इसके बाद में उन्होंने देखा कि उनके घर के हॉल में जो फायर प्लेस होता है उसके जस्ट ऊपर जो है उनके ग्रैंडपा का एक पोर्ट्रेट लगाया हुआ था। और उनके ग्रैंडपा का पोर्ट्रेट भी किसी भी ग्रैंडपा जैसा ही था। उन्होंने लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए थे, बड़ी सी उनकी दाढ़ी थी। वो एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो जगत ग्रैंडपा हो, जैसे कि उनके ढेर सारे बस ग्रैंड चिल्ड्रन हो। एकदम देखते लग ही नहीं रहा था कि इनके बीवी बच्चे हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है बस इनके ना ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता ऐसा। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कनेक्शन ग्रैंड मॉम से हमेशा से वैसा ही था। वो ये भी बताते हैं हम लोगों को कि उनकी जो ग्रैंड मॉम है, उनकी ग्रैंड मॉम उन्हें कहानियां सुनाया करती थी। उनकी ग्रैंड मॉम उन्हें बताया करती थी कि किस तरीके से जब वो छोटी थी तो वो कुछ गेम्स खेला करती थी। ये सुनते ही हमारे ऑथर को ये इनडिग्निफाइड लगता था। उन्हें ऐसा लगता था आप ऐसे कैसे कर सकते हो ग्रैंड माँ, ये कोई उम्र है आपकी खेलने की, आप ऐसा कैसे खेल सकते थे, आप ये सारे गेम्स कैसे खेल सकते हो। उन्हें ऐसा लगता था कि ग्रैंड माँ तो बिल्कुल ऐसा कर ही नहीं सकती, ये तो आइडिया ही absurd है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ग्रैंड मॉम तो ये गेम्स ही नहीं खेल सकती। एंड दैट इज वाई वो स्टोरीज जो ग्रैंड माँ सुनाती थी कि वो कौन से गेम्स खेला करती थी और कैसे खेला करती थी, वो स्टोरीज और कुछ नहीं, एक पुरानी ऐसे ऐसे कहानियां लगती थी। फैबल्स ऑफ प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कहा है। बोला कहानियां लगती थी जैसी कहानियां नहीं होती है, परियों की कहानियां, ऐसी जादुई कहानियां जो हकीकत में, जिनका हकीकत के साथ को में रिलेट करना या उन्हें रियल मानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं एकदम ऐसा ही लगता था जैसे कि वो परियों की कहानियां हो, ऐसी कहानियां हो जिनको रियलिटी के अंदर पिक्चर करना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद में वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मॉम एक्चुअली अलग कैसे थी। वो बताते हैं कि पूरे फेस पे उनकी ग्रैंड मॉम के ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस था रिंकल्स का। पूरे फेस पे रिंकल्स चले जा रहे थे, बस कहीं से लेकर कहीं तक बस चले ही जा रहे थे। उनकी ग्रैंड मॉम थोड़ी छोटू सी, थोड़ी मोटू सी, थोड़ी सी बेंट थी। अब ये उन्होंने बता दिया कि वो फिजिकली कैसी दिखती थी, तो वो ये भी बताना चाहते हैं कि वो घर में कैसे घुमा करती थी। वो बताते हैं कि वो अपनी व्हाइट कलर की साड़ी पहन लिया करती होंगी या व्हाइट कलर के क्लॉथ्स पहन लिया करती होंगी।
और उन सफेद कपड़ों के साथ में अपने खूबसूरत सिल्वर लॉक्स, दैट इज सिल्वर जो बाल थे, ग्रे हेयर जो थे उनके, जिनको वो इतना ज्यादा बनाकर नहीं रखती थी, वो सिल्वर हेयर बस उनके मुंह पर आया करते थे, तो मुंह पर आ रहे होते थे उनके वो सिल्वर हेयर। और एक हाथ जो था वो अपने कमर पे रखा करती थी ताकि वो अपने स्टूप को, अपने बॉडी को बैलेंस कर सके, और दूसरे हाथ में वो रोजरी, वो माला लिया करती थी, और पूरे के पूरे घर में हॉबल किया करती थी। सो पूरे के पूरे घर में हॉबल किया करती थी, वो पूरे घर में बस ऐसे ही चला करती थी। कहते हैं सच है, मेरी ग्रैंड मॉम प्रिटी नहीं थी, बट वो ब्यूटीफुल थी। वो ब्यूटीफुल थी, मतलब एकदम ऐसा जैसे कि एक वाइट विंटर लैंडस्केप हो, जैसे एक वाइट एक्सपांस हो ब्यूटी का। वो इतनी काम थी कि ऐसा लगता था जैसे वो विंटर सिरेनिटी, वो वाइट लैंडस्केप जैसी, उनकी कामनेस एकदम वैसी थी। वो इतनी कंटेंट थी, वो इतनी सेटिस्फाइड थी, उनके फेस पे ऐसा लगता था कि उसे देखो तो मानो ऐसा लगता है कि इससे खूबसूरत चीज और कोई नहीं है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वो प्रिटी नहीं थी। इससे हमारे ऑथर का मतलब है कि मैं ये नहीं कह सकता कि आउटर ब्यूटी उनकी कितनी थी, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो ब्यूटीफुल थी, विच मीन्स वो इनर ब्यूटी को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल थी कि पूरे दिन वो घर में अपनी माला लिए एक इनऑडिबल प्रेयर करते हुए बस घूमती रहती थी। कितनी खूबसूरत थी हमारे ऑथर की ग्रैंड माँ। अब फाइनली जब उन्होंने यहाँ पर पूरा हमें डिपिक्शन दे दिया है अपनी ग्रैंड माँ का, तो अब वो अपने रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे वो अपनी ग्रैंड मॉम के साथ में विलेज में रहा करते थे। जब वो अपनी ग्रैंड मॉम के साथ में विलेज में रहा करते थे तो उनके मॉम डैड जो हैं वो सिटी चले गए। उनके मॉम डैड सिटी इसके लिए गए थे ताकि से वहां पर वो एक नया घर बना सके, और हो सकता है कि उनकी कोई जॉब लगी होगी एंड वहां वो सेटल होना चाहते थे। अभी क्योंकि वो सेटल हो ही रहे थे तो इसीलिए वो खुशवंत सिंह को अपने साथ नहीं लेकर गए। उन्होंने खुशवंत सिंह को पीछे ग्रैंड मॉम के साथ छोड़ दिया। तो उस टाइम पे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। खुशवंत सिंह और ग्रैंड मॉम एक साथ रहते थे। ग्रैंड मॉम उन्हें तैयार किया करती थी, उन्हें नहलाया करती थी। जब वो नहलाकर उन्हें तैयार करती थी तो वो अभी भी एक मोनोटोनस वे में, मोनोटोनस वे में क्या किया करती थी, प्रेयर किया करती थी। वो प्रेयर जो थी, वो प्रेयर वो जानबूझ के उन्हें तैयार करते समय इसलिए किया करती थी ताकि से वो कहीं ना कहीं उसको याद कर ले, खुशवंत सिंह जी उसको याद करे, उस प्रेयर को, वो थोड़े स्पिरिचुअल बने। खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि मैं उस प्रेयर को सुनता जरूर था क्योंकि मुझे मेरी ग्रैंड मॉम की आवाज बहुत पसंद थी, बट मैंने कभी उसे याद करने का नहीं सोचा था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी इसे याद करूंगा। उसके बाद क्या, वो उनका स्टेशनरी एक ही ऐसे लॉट में से पैक कर दिया करती थी। उनका स्लेट जो था वो प्लास्टर किया करती थी। फिर उन्हें ब्रेकफास्ट कराया करती थी जिसके अंदर मोटी मोटी स्टेल चपातीस पर वो कुछ तो बटर और कुछ शुगर डालकर और उन्हें खिलाया करती थी। स्टेल का मतलब होता है बासी। तो सुबह सुबह वो बासी चपातीस खाते थे, उसके ऊपर कुछ बटर और शुगर डाल के। कहते हैं काफी हेल्दी होता है। और आपको तो पता ही है कि ग्रैनीज और ग्रैंडमास जो होते हैं उनके लिए अगर कोई चीज के अंदर बटर नहीं है तो वो हेल्दी नहीं है। अरे इतना सा घी कैसे खाए तूने, ये ले। तो अरे कम से कम 1 किलो चीज जो है वो तो इंसान को खानी ही चाहिए, अभी इतने से किसे क्या होता है। तो एकदम ऐसे ही उनको खाना खिलाया करती थी, ब्रेकफास्ट खिलाया करती थी, और कुछ स्टेल चपाती वो अपने साथ में ले जाया करती थी। अब ये लोग जा रहे होते थे स्कूल की तरफ। खुशवंत सिंह जी का जो स्कूल था जब वो छोटे थे उसके पास में एक टेम्पल था, इसीलिए ग्रैंड मॉम खुशवंत सिंह के साथ जाती थी। अब खुशवंत सिंह आराम से अपने स्कूल में बैठकर पढ़ाई करते थे और ग्रैंड मॉम वहां पर टेम्पल में बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। तो खुशवंत सिंह वहां पे मॉर्निंग प्रेयर्स करते थे, अल्फाबेट्स रीड करते थे, और तब तक वो भी अपने स्क्रिप्चर्स रीड कर रही होती थी, और फिर दोनों साथ में घर की तरफ वापस निकल पड़ते थे। जब वो घर की तरफ जा रहे होते थे तब उन्हें कुछ स्ट्रे डॉग्स मिलते थे, कुछ ऐसे डॉग्स मिलते थे जिनका बेचारों का और कोई नहीं होता, मतलब उनको कोई पालता नहीं है। अब ऐसे स्ट्रे डॉग्स के लिए ही तो ग्रैंड माँ खाना लेकर जाती थी। तो वो दोनों उनके ऊपर चपाती फेंका करते थे, स्ट्रे डॉग्स से कैच करते थे और सारे एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। तो काफी फन मेमोरी थी, और ऐसे ही वो लोग घर चले जाते थे। वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे और अभी तक सारी चीजें एकदम सही जा रही थी, और इतने में उनकी जिंदगी के अंदर उनकी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट आया।
और ये टर्निंग पॉइंट था कि ऑथर के मॉम डैड सिटी में सेटल हो चुके थे और अब वो चाहते थे कि ऑथर भी अपनी ग्रैंड मॉम के साथ वहां आ जाए। और फिर क्या, फिर वो लोग सिटी चले गए। अब जैसे ही वो सिटी चले गए तो चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट हो गई थी। अब ऑथर इंग्लिश स्कूल जाया करते थे, अब ऑथर मोटर बस में जाया करते थे। इसके लिए नेचुरली ग्रैंड माँ उनके साथ नहीं जा सकती थी। ग्रैंड माँ डॉग्स को फीड नहीं कर सकती थी क्योंकि सिटी के अंदर डॉग्स नहीं थे, एंड दैट इज वाई उन्होंने स्पैरोज को फीड करना शुरू कर दिया था। अभी फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक ही रूम में रहते थे तो एक कनेक्शन बना हुआ था। कुछ समय तक वो उन्हें तैयार किया करती थी एंड देन उसके बाद में कुछ समय तक वो उनसे काफी ज्यादा सवाल जो है वो पूछा करती थी। अब वो यहाँ पे उनसे पूछा करती थी कि ऑथर को क्या पढ़ाया, तो ऑथर बताते थे कि किस तरीके से उन्हें साइंस पढ़ाई जाती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है, दुनिया गोल है ये पढ़ाया जाता है। तो इतने में ग्रैंड माँ बहुत ही गुस्से में आ जाती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि ये क्या पढ़ाई हो रही है यहाँ पे ऐसा क्यों, मतलब ये क्यों पढ़ा रहे हैं, गॉड के बारे में कोई क्यों नहीं पढ़ा रहा, स्क्रिप्चर्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे। इसके ऊपर से क्योंकि ये सारी पढ़ाई इंग्लिश में होती थी तो ग्रैंड मॉम उन्हें मदद भी नहीं कर पाती थी, उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो खुश नहीं थी इस इंग्लिश स्कूल की पढ़ाई को लेकर। उनका ये मानना था कि इसके अंदर गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स को भी ऐड करना चाहिए। और फिर क्या, एक दिन ऑथर ने अनाउंस कर दिया कि उनको म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं। अब जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि उन्हें म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं तो ग्रैंड माँ और ज्यादा गुस्से में आ गई। ग्रैंड मॉम का ये मानना था कि म्यूजिक बहुत गंदी चीज है, म्यूजिक वो लोग करते हैं, म्यूजिक एक्चुअली मोनोपोली है हार्लट्स और बेगर्स की, ये अच्छे घर के लोगों को शोभा नहीं देता। ये वो लोग करते हैं जो इसे कर करके पैसा कमाते हैं, अच्छे घर के लोग म्यूजिक नहीं किया करते। बट देन शायद ग्रैंड मॉम समझ चुकी थी कि अब दुनिया चेंज हो चुकी है और उनका जो सोचना है किसी चीज को लेकर वो अब नहीं चलता है, एंड दैट इज वाई उन्होंने अपनी दूरियां ऑथर से बना ली। ऑथर कहते हैं कि उसके बाद में तो मैंने हार्डली उनसे बात की होगी, मतलब उन्होंने मुझसे हार्डली बात की होगी। उसके बाद में तो बस वो अपने स्पिनिंग व्हील के पास में ही बैठी रहती थी, अपने स्पिनिंग व्हील के पास में बैठती थी, रोज वहां पर स्पिनिंग करती रहती थी, वो किसी से एज सच बात नहीं करती थी। और फिर एक कॉमन लिंक जो था फ्रेंडशिप का वो भी टूट गया। अभी तक कम से कम वो एक एक बेडरूम में सो रहे थे एंड दैट इज वाई उन दोनों के बीच में वो दोस्ती अभी भी बनी हुई थी। बट जैसे ही ऑथर यूनिवर्सिटी गए तो उन्हें अलग से कमरा दे दिया गया और ये कॉमन लिंक जो कि उनका साथ में उठना बैठना रहना था वो भी टूट गया। ग्रैंड मॉम बहुत अकेली हो गई थी और वो अब बस अपना चरखा चलाती रहती थी और पूरा दिन बस उसी में लगी रहती थी, अपनी प्रेयर्स करती रहती थी। अगर इस पूरे दिन के अंदर कोई ऐसा टाइम था जब वो बहुत खुश होती थी तो वो था वो 30 मिनट जो वो दोपहर में निकाला करती थी, जो निकाला करती थी वो स्पैरोस के लिए, ताकि से वो स्पैरोस को खाना खिला सके। तो 30 मिनट वो निकालती थी जिसके अंदर वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके और स्पैरोज को वैरेंडा में खाना खिलाया करती थी। स्पैरोज आ जाती थी, उनके सर पर बैठ जाती थी, कांधे पर बैठ जाती थी, पाँव पर बैठ जाती थी, कभी भी वो उन्हें शू नहीं करती थी, उन्हें प्यार से खाना खिलाती थी। यही उन्हें बहुत पसंद था, बड़ा मजा आता था ऐसा। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे ग्रैंड मॉम सबसे बहुत ज्यादा दूर होने लगी थी। अब बस यही वो किया करती थी पूरे टाइम तक और हजारों बर्ड्स वहां पर आ जाती थी उनके साथ में खाना खाने या उनके हाथ से खाना खाने। फाइनली क्या होता है, फाइनली ऑथर डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब्रॉड जाना है। अब ऑथर को अब्रॉड जाना होता है और वो 5 साल के लिए अब्रॉड जाने वाले होते हैं। ग्रैंड मॉम जिस एज पर होती है कोई ये बता भी नहीं सकता कि वो अब और कितना जिएंगी। ऑथर को ये डर लग रहा था कि शायद जब वो वापस आएंगे तब ग्रैंड मॉम रहेंगी ही नहीं, एंड दैट इज वाई वो कहीं ना कहीं अपनी ग्रैंड मॉम से ऑलमोस्ट लग रहा था कि आखिरी बार मिल रही थी। ग्रैंड मॉम भी बाकी घर वालों के जैसे उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। वो तो बिल्कुल सेंटिमेंटल भी नहीं थी, उन्होंने अभी भी वो प्रेयर कर रही थी। उन्होंने ऑथर को फोरहेड पे किस किया। ऑथर ने उस फोरहेड के किस को ऐसे चेरिश किया मानो जैसे जैसे ये लास्ट एक रिलेशन है
एक लास्ट फिजिकल कनेक्शन है दोनों के बीच में, क्योंकि जब वो वापस आएंगे तो शायद ग्रैंड मॉम जिंदा नहीं रहेगी, पर ग्रैंड मॉम को ऐसा नहीं लगता था। और तभी तो जब ऑथर वापस आए तो ग्रैंड मॉम वहीं पे रेलवे स्टेशन पे वैसे ही इंतजार कर रही थी, एकदम वैसी ही लग रही थी, एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई थी। उन्होंने जैसे ही ऑथर 5 साल बाद वापस आए, जोर से एकदम जादू की झप्पी उन्हें दी। और जब वो जादू की झप्पी उन्हें दे रही थी तब भी ऑथर सुन पा रहे थे कि ग्रैंड मॉम अभी भी प्रेयर्स बोल रही है। ग्रैंड मॉम ने प्रेयर करना नहीं छोड़ा था। जिस दिन वो आए थे उस दिन भी उनका फेवरेट पूरे दिन का टाइम स्पैरोज को फीड करना था। उस दिन भी वो स्पैरोज को फीड कर रही थी। पर न जाने शाम को एकदम से क्या हो गया कि वो आसपास से सारी औरतों को बुलाकर लेकर आ गई और एक फटा पुराना ढोल भी लेकर आई। और फिर उन्होंने क्या किया, गाना बजाना शुरू कर दिया। वो एकदम से खुश हो गई थी अपने ग्रैंडसन के आने पर। उन्होंने होम कमिंग्स ऑफ द वॉरियर गाया, खूब नाचा, खूब गाया, खूब वो ढोल बजाया। वो इतना ज्यादा ये सब कुछ करने लगी थी कि ऑथर और ऑथर की फैमिली को उन्हें रोकना पड़ा कि भाई आप ओवरस्टेन कर रहे हो, आप समझो आपकी एज नहीं है ये करने की। और फिर जिसका डर था वही हुआ। अगले दिन वो बीमार हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा माइल्ड फीवर है, चला जाएगा। पर ग्रैंड मॉम को पता चल गया था कि ये माइल्ड फीवर नहीं है, ये उनका एंड है जो उनके करीब आ चुका है। ग्रैंड मॉम अब बहुत गुस्से में थी, इसलिए क्योंकि उनका अंत, उनका एंड इतना पास था और उन्होंने प्रेयर करना छोड़ दिया। और अब अपने लास्ट आवर्स में वो किसी से बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगी, अभी भी वो प्रेयर करेंगी। उन्होंने अपनी रोजरी पे अपनी प्रेयर्स करना शुरू कर दिया। सबने रोका उन्हें कि रिलैक्स कर लो, मत करो प्रेयर, अभी अभी रिलैक्स करो, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बट वो नहीं मानी। फिर एकदम से उनके लिप्स रुक गए, उनके हाथ से वो रोजरी गिर गई और उनके फेस पे एक अजीब सा ग्लो आ गया, मानो जैसे वो सबसे खूबसूरत ग्लो था, क्योंकि शायद वो ऑलमाइटी से मिली थी। यस, ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी। ग्रैंड मदर की डेथ पर वो सब लोग बहुत मौन किए, बहुत रोए। एंड देन फाइनली, जैसे कि रिचुअल बोलता है, उन्होंने ग्रैंड मॉम को जमीन पे लेटा दिया। एक कफन जो था, एक कपड़ा उनके ऊपर डाल दिया और फिर फाइनली वो अंतिम संस्कार की तैयारियां करने के लिए निकल पड़ी। जब वो कुछ देर पहले, शाम होने के कुछ देर पहले वहां पर आए, एंटर किए, तो उन्होंने जो देखा वो एक्चुअली मेस्मराइजिंग था। हजारों की तादाद में ग्रैंड मॉम की बॉडी के आसपास चिड़िया बैठी थी और कोई चिड़िया वहां पे चौप नहीं कर रही थी, वो जैसे मानो अपनी दादी को मौन करने आई हूं। ऑथर की मॉम ने जैसे ही उन चिड़ियाओं को देखा तो वो गई और उन्होंने ब्रेड्स के वैसे ही टुकड़े किए जैसे ग्रैंड मॉम किया करती थी। पर एक चिड़िया ने भी उस टुकड़े को हाथ नहीं लगाया। आज वो खाना खाने नहीं आई थी, आज वो अपनी दादी को मौन करने आई थी। और उसके बाद में जैसे ही दादी की अर्थी को उठाकर वहां से ले जाया गया, वो सारी चिड़िया भी वहां से उड़ गई। फाइनली वो जो ब्रेड क्रम्स थे वो स्वीपर ने नेक्स्ट डे डस्टबिन में डाले। ये पूरा चैप्टर हमें बताता है कि ग्रैंड मॉम कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल थी। ये बताता है कि वो कितना प्यार करती थी एनिमल्स, बर्ड्स, मैनकाइंड से। ये बताता है कि किस तरीके से एल्डरली से हम धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। हम ऑन पर्पस ऐसा नहीं करते, पर सर्कमस्टेंसेस कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम धीरे धीरे करके उनसे दूर हो जाते हैं, बिकॉज शायद हमारे ऊपर वर्क लोड, स्टडीज का लोड बहुत हो जाता है। तो हम जितना टाइम उन्हें शायद पहले देते थे उतना टाइम नहीं दे पाते। बट एक चीज जो मुझे लगता है एक हिडन अपील है चैप्टर के साथ, वो ये है कि आप जैसे ग्रो कर रहे हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी ग्रो कर रहे हैं। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाओ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हाईलाइट हुई है वो है जेनरेशन गैप। हम कितनी बार हमारे पेरेंट्स पे चिल्लाते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पे चिल्लाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनकी बातें हमारे थॉट्स के साथ में मैच नहीं करती, वो नहीं करेंगी, क्योंकि वो एक ऐसे जनरेशन से बिलोंग करते हैं जहां पर शायद वो बातें सही होंगी। आप एक अलग जनरेशन से बिलोंग करते हो एंड नेचुरली वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं
पर कभी कभी उन्हें समझने में टाइम लगता है और कभी कभी वो सच में समझना नहीं चाहते हैं। और ऐसे टाइम पर हमें उन्हें समझना चाहिए, हमें उनके साथ में होना चाहिए, न कि उनसे लड़ना चाहिए या दूर होना चाहिए। अब बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, जैसे हमारा कॉलेज जाना, जॉब के लिए बाहर जाना, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट नेचुरली हम छोटे छोटे जेस्चर्स करके उनसे कनेक्टेड हमेशा रह सकते हैं। सो ये चैप्टर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करता है जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इसके साथ में हमारा चैप्टर जो है वो हो गया है कंप्लीट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह, जहां पर उन्होंने अपनी ग्रैंड मॉम के बारे में पढ़ाया है। आई होप आपको ये नरेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कमेंट डाउन करना फटाफट से ऑथर का नाम, और शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पे हम करने वाले हैं इंग्लिश की शुरुआत, और आप लोगों को यहाँ से बहुत मदद मिलने वाली है गोइंग फॉरवर्ड। So I'll see you in the next. Bye bye. Take care.